जय हिंद फ्रेंड्स। इसमें हम आपको आज मैथ्स पेडागोजी के सबसे बेस्ट और अच्छे सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सीटेट में जो है सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ पर विद्यालय में आने वाले हैं बच्चे, तो उसमें कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है आपसे। आप प्रश्न को सही से पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक, तभी इसका आंसर दे पाएंगे। पहला है, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। नंबर 2, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। नंबर 3, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। नंबर 4, उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है देखते हैं, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। क्योंकि देखते हैं आप लोग की जो गांव में हैं, लोग मौखिक ही एक दूसरे से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे बच्चों को ज्ञान हो जाता है। अब चलते हैं अगले। अतः इसका जो आपका है विकल्प नंबर 2 सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। इसमें पूछा गया है कि विद्यार्थियों से की गई अशुद्धियों में जो है कि निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। नंबर 1 है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। नंबर 2, वे अधिगम का हिस्सा हैं। नंबर 3, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन स्रोत हैं या मूल्यवान स्रोत हैं। नंबर 4 है, वे अध्यापक या अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसका जो आप विकल्प नंबर ए है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। आप ही समझ लीजिए कि अगर आप जो टीचर होंगे तो कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछेगा या कुछ भी करेगा तो उसको क्या आप अनदेखा कर देंगे, आप मूल्यांकन करेंगे तो अनदेखा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अतः इसका जो विकल्प नंबर ए है ये सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथन या कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा या से सही है या है। तो आपको इसमें बताना है गणित के लिए कौन कौन से विकल्प इसमें सही होंगे। नंबर 1, गणित एक उपकरण है। नंबर बी, गणित एक प्रकार की कला है। नंबर सी, गणित एक भाषा है। तो आप समझ सकते हैं कि गणित जो है हमारे जीवन में हमारे लिए एक उपकरण की तरह है और इसको कला भी कह सकते हैं। गणित एक भाषा भी है, आप इसको जो है कहीं यूज कर सकते हैं। अतः इसके जो ए बी सी तीनों हैं, ये तीनों संदर्भ ही गणित के विषय में बताए गए हैं जो कि तीनों सही हैं। अतः इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा, ए बी सी तीनों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है
और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। आप अपने आप से समझ सकते हैं कि आप अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आगे चल के आपको पता चलता है कि ये पूर्वानुमान संभव नहीं है। तो ये किस प्रकार की विधि है? ये जो है प्रतिवाद होती है। अतः आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा, प्रतिवाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जो है पेडागॉजी के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, सीटेट में सफलता चाहते हैं, तो पेडागॉजी के प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके बाद सकारात्मक आंसर देने का प्रयास करें। और अगर नहीं समझ में आता है तो जो सबसे बड़ा आंसर हो उसको आप दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के लिए वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? पहला है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वे कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। नंबर 2, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और ऐकिक विचार विमर्श की लाभदायक हो सकता है। नंबर 3 है, आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के प्रति उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। नंबर 4 है, विद्यार्थियों को अनुचित उत्तरों की अधिकांश उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो जो विद्यार्थी हैं उनका आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और उनसे संबंधित विषय को लेकर बातचीत करना सबसे अच्छा साधन है। देखिए, इसका जो विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है, इसका यही विकल्प सही है। विकल्प 2 सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गणितीय अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उनमें कमज़ोर होती हैं। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए होता है। और चौथा है, अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निष्कृष्ट है। चलते हैं, पहले प्रश्न को समझते हैं। जो गणित विषय है वो सभी लोग सीख सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। अब जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं। देखिए, कोई कमज़ोर नहीं होता है, अपनी रुचि होती है कि कौन सा विषय किसको पसंद होता है। सभी लोगों को एक जैसे विषय पसंद नहीं होते हैं। तो इसका जो है विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीखने में सफल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति गणित को सीख सकता है और सफल हो सकता है। वो अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकता है और प्रतिदिन हम लोग भी इसका उपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोग जो गणित का है उसका उपयोग करते हैं। किसी मार्केट में हो या लेन देन करने में हो, बैंक में हो, हम कहीं भी जाते हैं तो गणित हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। यह एक ऐसा विषय है जिसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और इसमें हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकताएं हैं और उसके लिए बहुत ही ज़रूरी विषय है। इसलिए गणित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी है गणित के उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। पहला है संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। नंबर 2 है अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। नंबर 3 है छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना। नंबर 4 है विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। बीजगणित की जो शाब्दिक समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए अगर उसमें स्थानांतरण सम्मिलित किया गया है तो इसमें जो है विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना यह सबसे विशिष्ट विधि है। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, इसलिए जो इसका है विकल्प 4 सही होगा। विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पहला है छात्र के विकास की निगरानी करना। दूसरा है निर्देशन निर्णय लेना। तीसरा है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। तीसरा है पाठ्यक्रम या प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। बच्चों की रैंकिंग मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें देखिए प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को रैंकिंग करना ये उद्देश्य नहीं है। फिर से समझते प्रश्नों को। इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशन निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, बच्चे का मूल्यांकन करना। तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करना ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में कौन सी की जानी चाहिए। इसमें पूछा गया है आपसे कि बच्चों को समय की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए। पहला है समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। नंबर 2 है बच्चों को पढ़ाना की घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए या देखा जाए। बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। चलिए देखिए अगर हम बच्चे को समय की अवधारणा को समझाना चाहते हैं कि बच्चा हमारा समय किस प्रकार से समझेगा, तो बच्चे को जो पूर्व के अनुभव हैं उसके बारे में बताएंगे कि आप इतनी देर से खेल रहे हैं, आप घर से इतने समय निकले हैं, आपको विद्यालय कितने समय आना है। धीरे धीरे जो बालक है समझने लगेगा। अतः इसका जो 1 नंबर में दिया हुआ है इस समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर
पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है प्रदर्शन विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा गतिविधि आधारित अधिगम, चौथा है समस्या समाधान विधि। तो व्याख्या नंबर इसका जो, चलिए समझते हैं इसकी व्याख्या को। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान सबसे अधिक उपयुक्त विधि है। बच्चों की समस्याओं का समाधान करेंगे तभी वो किसी चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि जो प्राथमिक का बच्चा होता है उसको आप जैसा बता देंगे वैसा वो समझ जाएगा, और जो उच्च प्राथमिक के छात्र होते हैं वो तर्क वितर्क करने के काबिल हो जाते हैं। तब तक वो आपसे खुद प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ। तो आपको जो ये समस्या की जो है उसका समाधान करना पड़ेगा। तो बच्चे की जो समाधान है उसका, बच्चे की जो समस्या है वो समाधान विधि से ही हल किया जाए। इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा, समस्या समाधान विधि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह का भ्रम का कारण क्या हो सकता है? आपसे पूछा गया है कि कक्षा 8 के कोई छात्र हैं, उनको अध्यापक ने क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे की विभिन्न इकाइयाँ बताया, तो छात्र उलझन में। इस भ्रम को आप कैसे दूर करेंगे? पहला है, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। नंबर 2 है, बच्चों से विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया। नंबर 3 है, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। नंबर 4 है, कक्षा 8 के विद्यार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कि आप अध्यापक हैं, आपने बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ और उनके क्षेत्रफल आयतन के बारे में विभिन्न इकाइयाँ बताई कि जैसे इसका क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में होगा, इस प्रकार से। तो बच्चे जो है इसको उलझन में, तो अब इसको हल करने के लिए तो इन चीज़ों को बच्चों को समझाने के लिए उनको दैनिक जीवन में जाना होगा और उनको दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को बताना होगा, और उनके आधार पर ही बच्चे को समझाया जा सकता है। और बच्चा जो है इसको इतनी आसानी से नहीं समझ सकता है, इसलिए इसको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए इसके बारे में सिखाया नहीं गया है। इसलिए बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए सिखाना चाहिए। अतः इसका विकल्प नंबर 3 जो है सही होगा। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति है। तो आपसे पूछा गया है कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें गणित की कक्षा में उपयोग होने के लिए जो पूछताछ होती है, बच्चों से पूछा जाता है, कौन सी रणनीति होगी? नंबर 1 है, बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती हैं जो उत्तर देने में असमर्थ हैं। कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। नंबर 3 है, बच्चे के बीच तनाव पैदा कर सकती हैं और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। नंबर 4, बच्चों को उनके विचार
या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से जो सोचने में मदद करती हैं। चलिए समझते हैं इसको। उच्च प्राथमिक स्तर की जो गणित होती है तो उसमें कक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नों की रणनीति के अनुसार बच्चों के विचारों और उनकी समझ को व्यक्त करें और साथ ही उनके तार्किक सोच विकसित करने के लिए आप ऐसे ऐसे चीज़ों को बताएंगे जिससे बच्चे की जो तार्किक सोच है उसमें वृद्धि हो और विचारों और उसकी समझ को आप प्रायोरिटी दें। इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती हैं, ये सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। पहला है गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा है गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। चौथा है बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। कक्षा में जो गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, आपको इसमें बताना है कि बच्चों को जो गणित की वार्तालाप है इसको किस प्रकार से करनी है और इसको करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो विकल्प नंबर 1 है गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अतः इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते हुए बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम बनाना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। नंबर दूसरा है लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वो उसमें कमज़ोर होती हैं। नंबर 3 है गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए है। नंबर 4 है अनौपचारिक एल्गोरिथ्म औपचारिक गणित से निकृष्ट है। तो इसका जो विकल्प नंबर 1 है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये विकल्प सबसे उपयुक्त है, अतः ये सही होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों को तो शेयर कर सकते हैं।